you are fine and doing well. We are studying Unit 7 P block elements and today's topics are physical properties, chemical properties of 15th group elements. Let's start. Physical properties. Physical properties are those properties which can be observed without any change in the compound. Compound में कोई चेंज नहीं करते हैं और वो ऑब्जर्व हो जाती हैं. दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. जैसे कि उसकी फिजिकल स्टेट है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी वहां पे उस कंपाउंड में, और हमें पता चल रही है. दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है. मेटालिक बता सकते हैं कि हम ये मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है. फिर हम इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बता देते हैं, ठीक है. ये सारी चीजें हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में. कलर भी बता सकते हैं. तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है मेटल्स की प्रॉपर्टी. मेटल क्या होता है, देखो कोई भी एलिमेंट है उसको मेटल तब कहते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है. एनी एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन दैट आर मेटल, ठीक है. उनकी हमेशा टेंडेंसी लॉस करने की होती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है. तो अब मेटालिक कैरेक्टर का मतलब कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर. अब अगर हम बात करें 15th ग्रुप एलिमेंट की, कौन से एलिमेंट आते हैं अभी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है. अब देखो किसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है. अगर हम डाउन द ग्रुप देखते हैं तो आपको पता है कि साइज इंक्रीज होता जाता है. जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली लॉस कर सकता है. देखो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब ये जितना इलेक्ट्रॉन इससे दूर होता जाएगा यानी कि साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है. जितना दूर होता जाएगा उतनी ही इसके ऊपर इसका होल्ड जो है, प्रोटॉन का होल्ड जो है इलेक्ट्रॉन पर वो कम हो जाएगा. कम हो जाएगा तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं. ये या कह सकते हैं कि ये एलिमेंट इजीली इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, ठीक है. अगर लॉस कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, मेटल बन जाएगा. तो दैट इज मेटालिक कैरेक्टर. तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ये नॉन मेटल्स हैं. आर्सेनिक और एंटीमनी जो है मेटेलॉइड है और बिस्मिथ क्या है, मेटल है, ठीक है. ये है अलोंग द ग्रुप की बात कर रहे हैं. अलोंग द ग्रुप जो है मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. ये नॉन मेटल से मेटल में चला गया है, ठीक है. अब यानी कि ये आपके इजीली लॉस नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन. वैसे भी देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसको मतलब अट्रैक्ट करने की, लेने की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को, ना कि देने की. तो ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स के बारे में कि वो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा. मेटलॉइड को आपको पता ही होगा क्या होते हैं, जो नॉन मेटल और मेटल के बीच की कैटेगरी होती है. यानी कुछ प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल की भी शो करते हैं और कुछ मेटल की शो करते हैं. दैट आर मेटलॉइड. तो आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो मेटलॉइड है और ये आपका बिस्मिथ मेटल्स में आ जाता है, ठीक है. तो ये था आपका मेटालिक कैरेक्टर. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग मतलब मेल्ट होना, सॉलिड से वो क्या आ जाए, लिक्विड की फॉर्म में आ जाए, ठीक है. दैट इज मेल्टिंग. और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, वो लिक्विड से किसमें चेंज होने लग जाता है, वेपर्स की फॉर्म में. एक्चुअल जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो आपको पता होगी, ठीक है. तो यहाँ हम सिंपल सी बात करें कि मेल्टिंग होती क्या है, क्लियर. अब मेल्टिंग पॉइंट के जो बात कर रहे हैं हम, तो देखो जब अलोंग द ग्रुप की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ठीक है. तो मेल्टिंग पॉइंट जो है नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से, आर्सेनिक तक जब तक आते हैं ना हम, यहां तक तो इंक्रीज होता है, इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज है. लेकिन जब आप बिस्मिथ एंटीमनी से बिस्मिथ में जाते हैं तो इतना इंक्रीज नहीं हो रहा होता है, तो वो स्लाइटली इंक्रीज होता है, क्या कहते हैं हम, थोड़ा सा कम हो जाता है इनके कंपैरिजन में, कम इंक्रीज होता है, थोड़ा सा डिक्रीज कह लेंगे, ठीक है. क्लियर हुई बात. नाइट्रोजन से आर्सेनिक में आते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, और एंटीमनी से बिस्मिथ में आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज नहीं होता है. तो इसका क्या रीजन है, अब देखो यहां से आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एटॉमिक
साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ग्रेजुअली यहां से नाइट्रोजन आर्ट्स में। लेकिन जब आप एंटीमनी और बिस्मिथ में जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो मेल्टिंग पॉइंट इतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। अब व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो देखो यहां पर आप देखोगे कि इसके कितने हैं कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP3, यही होती है ना जनरल कॉन्फ़िगरेशन। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये 5 बॉन्ड बना देते हैं, 5 कोवलेंसी होती है, 5 नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, ये भी आपका फास्फोरस भी आर्सेनिक भी। लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ जो है 5 बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये 3 कोवलेंसी हो जाती है इनकी, 3 कोवलेंसी, यानी कि 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यही पार्टिसिपेट करते हैं इनके किसमें बॉन्डिंग में। इनके तो जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक के तो 5 के 5 जो है बॉन्डिंग में जो है पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ के जो है सिर्फ NP3 ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ये नहीं करते हैं। अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, NS2 जो है क्यों नहीं आपके पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये आते हैं एंटीमनी और बिस्मिथ की कॉन्फ़िगरेशन तो आप देखोगे यहाँ पे D और F सब सेल आ जाती है, ठीक है, और D और F में जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इनका पोर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है NS2 के, देखो ये आपका प्रोटॉन हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर NS2 है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इससे पहले कौन से आगे D और F, और D और F का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसकी वजह से ये जो इसको कवर है वो कम करते हैं तो इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन 2 इलेक्ट्रॉन पे NS2 पे, होल्ड जो है इन प्रोटॉन का ज्यादा हो जाता है, ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, और ऊपर से s ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास होंगे एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल, तो इनके ऊपर ज्यादा होल्ड हो जाता है इन प्रोटॉन का ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ज्यादा होल्ड करेंगे तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, और कौन से 3 ये इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो इनकी कोवलेंसी कम हो जाती है, तो कम बॉन्ड है बने हैं। आप ऑब्वियसली बात है, एक तो कोई 2 चीजें हैं वो ज्यादा बॉन्ड से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, एक है कम बॉन्ड से अट्रैक्ट कर रही है, तो कम बॉन्ड होंगे तो उनको थोड़ा सेपरेट करना क्या होगा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, कम बॉन्ड होंगे उनके अंदर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा ना, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, जब ज्यादा बॉन्ड होंगे, तो इनको इजीली है हम क्या करते हैं सेपरेट आउट कर सकते हैं। और मेल्टिंग का मतलब भी क्या है, जैसे कोई चीज है सॉलिड है तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब वो लिक्विड में जाता है, ये तो होगी आपकी सॉलिड स्टेट, अब ये लिक्विड में जब जाएगा तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट जो भी पार्टिकल्स हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो या कंपाउंड हो कुछ भी हो, तो वो क्या है सेपरेट होने होते हैं, यानी थोड़े दूर दूर करने हैं, दूर दूर करने हैं, यानी इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो हमने वीक करना है, तो वीक अगर अट्रैक्शन होगा तो इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो यही बात है, यहाँ पर क्या होता है ये इनके ऊपर होल्ड ज्यादा हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो चले गए, यहाँ पर NP3 इलेक्ट्रॉन ही बचे हुए हैं, ठीक है, तो 3 कोवलेंसी है और यहाँ पर क्या थी भाई 5 कोवलेंसी थी, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई यहाँ पर इनके बीच में, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगा, ठीक है, और इनका ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है इतना इंक्रीज नहीं हो पाता है, क्लियर। तो ये था मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट कई बार आएगा, ठीक है, हर एक काफी प्रॉपर्टीज जो है उनमें आ जाएगी, ये प्रॉपर्टीज इनकी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही जो आपकी एंटीमनी और बिस्मिथ की चेंज होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट देखो सेपरेट हो ही गए मेल्टिंग में, तो जब हमने उनको सेपरेट कर ही लिया, बॉइलिंग में तो क्या है उनको और दूर दूर करना है, जब एक बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक तोड़ ही दिया अब तो उसको इजीली हम कर सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उस पे इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये पहले से ही दूर हो गए हैं, उसका जो होल्ड किया था हमने अट्रैक्शन वो हमने पहले ही क्या वीक कर दिया है,
तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा रेगुलरली। क्यों? क्योंकि एटॉमिक जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक कोई छोटी सी चीज है, एक इतनी बड़ी चीज है, तो किसको बॉयल करना आसान होगा भाई, किसको वेपर वन, तो बड़ी चीज है उसको मुश्किल होगा और छोटी चीज को आसान होगा। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है रेगुलरली, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा चेंज आता है। वो किस वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये आपकी होगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है अभी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होती है डेंसिटी। ठीक है, रो से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है अलोंग द ग्रुप। जब हम जा रहे हैं तो मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, इंक्रीज अलोंग द ग्रुप। ठीक है, इंक्रीज है भैया। ठीक है, तो ये थी डेंसिटी। नाउ एलोट्रोपी। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स वो होते हैं जो सेम एलिमेंट्स के ही बने होते हैं, एक ही एलिमेंट्स के ही बने होते हैं। जैसे अगर हम H2O की बात करें तो कंपाउंड हो गया। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, एलोट्रोप्स में क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के बने होते हैं। जैसे कि कार्बन के एलोट्रोप आपको पता है क्या होते हैं? ग्रेफाइट, पढ़ लिया है हमने 11th क्लास में, है ना। डायमंड, ठीक है, फुलरेंस, है ना। तो ये चीज में क्या होता है? ग्रेफाइट में सारे कार्बन कार्बन ही एलिमेंट होते हैं। डायमंड में भी क्या है? कार्बन कार्बन ही होते हैं। तो दैट आर एलोट्रोप्स। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली की। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये मैं इसलिए बार बार में लिख रही हूँ ताकि आपको साथ के साथ यहाँ पर याद हो जाए। जैसे मैं कंपाउंड के नाम बोल रही हूँ और सिंबल लिख रही हूँ, उनको आप रिपीटेड आपके सामने लाया जाएगा तो आपको क्या है? साथ के साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको बोला जा रहा है। अब हम क्या कह रहे थे? एलोट्रोप्स में जो फॉस्फोरस है, इसके एलोट्रोप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा भी होगा, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, है ना। तो ये क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऐसे ही जो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक है, इनके अंदर भी जो है एलोट्रोप्स मिलते हैं। इनकी ज्यादा डिटेल हमने करनी नहीं है। ठीक है, इनके अंदर येलो और ग्रे जो है, येलो और ग्रे कलर के मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं करना, आगे डिटेल में इनके एलोट्रोप्स हम करेंगे। इंपॉर्टेंट तो इसके ही है आपके फॉस्फोरस के। ठीक है, तो ये होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है क्या होती है कि कितने कोई भी लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन, कितने गेन कर सकता है जो उसके ऊपर चार्ज आता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, फिर से वापस लिख लेते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, अब इनकी कॉन्फिगरेशन भी लिख लेते हैं, NH2NP3। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं? 5 है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब देखो, हमने कोई चीज रट्टा नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको समझना है और अप्लाई करना है। ठीक है, तो NH2NP3, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये या तो 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या यहाँ पर इसको फुली फिल्ड होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? देखो P में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन हो चाहिए? 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। P में 6 और P में 6 होते हैं तो क्या होती है? स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है। तो यहाँ पर उसको क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या ये हो सकता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे और अंदर क्या बन जाएगी? NH2। ठीक है, वो भी फुली फिल्ड है NH2 तो। ठीक है, या फिर ये 5 के 5 दे दे। ठीक है, ऐसा हो सकता है।
अब ये हमें कैसा पता चला कि कौन सा गेन करेगा कौन सा लॉस करेगा, वो हम इसके साइज पे। अब देखो नाइट्रोजन आपको पता है क्या साइज क्या है, स्मॉल है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। और देखो अलोंग द ग्रुप अगर हम जाएंगे साइज इंक्रीज होता है, तो सबसे स्मॉल साइज है यहाँ पर इस फैमिली में नाइट्रोजन का, ठीक है। अब छोटा साइज है, अब इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। होल्ड क्या होगा, ज्यादा हो तो इनके इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, साइज स्मॉल है, तो और क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन इसके लिए इजी है लेना, ठीक है। साइज स्मॉल होने की वजह से दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड इसका ज्यादा हो सकता है, तो इसकी वजह से इसका क्या करेगा कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए वैसे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, आपको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसकी, तो इसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लॉस करने की, ठीक है। अट्रैक्ट कितने करेगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो कैसा चार्ज आएगा, जब लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये नाइट्रोजन के साथ अगर मान लो ऑक्सीजन आ जाए और फ्लोरीन आ जाए तो क्या करेगा भाई नाइट्रोजन, देखो कंपाउंड में क्या होता है, जैसे कि NH3 है, हम कैसे पता लगता है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज है किस पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो हम देखते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव, और हाइड्रोजन की कम है तो इस पे पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं NO2 की बात करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, उनके साथ अगर वो कंपाउंड बनाता है तो वहां पर नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकता है, अदरवाइज क्या है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। समझ आई बात, तो यही देखना है हमने जब भी हम करें, हर मतलब काफी चीजें हो जाती हैं जो हमें अप्लाई करनी पड़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, फिर हमने दूसरे का देखना है, साइज देखना है, कैरेक्टर देखने हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया भाई, N3 नेगेटिव शो करेगा। उसके बाद अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जो है विद मोर, तो नाइट्रोजन क्या शो करेगा भाई, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। पॉजिटिव में वो +3 भी कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, और ये 5 के 5 भी दे सकता है, +5 तक, ठीक है। तो ये होगी हमारी नाइट्रोजन की बात, ठीक है। ऐसे ही हम फॉस्फोरस में आ जाओ। फॉस्फोरस में आपको दिखेंगे कि थर्ड सेल आ गई, 3s2 3p3। अब देखो यहाँ पर 3 में डी भी सेल है, एम्प्टी सेल है, बिल्कुल खाली है, तो इसको क्या है इजीली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक बात तो ये हो गया, ठीक है, ले भी सकता है। और दूसरी बात क्या है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, इसलिए ये क्या कर सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये 5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, +5, और नेगेटिव भी शो कर सकता है, किसी के इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। अब आती है बात आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। ऐसे ही आर्सेनिक का हो जाएगा सेम इसमें, लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ में थोड़ा सा चेंज आएगा। अभी बताया था ना इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, तो यहाँ पर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जो है कॉमन है, यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंटीमनी और बिस्मिथ की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कौन सी है, +3 है, ना कि +5 है। इनकी +5 है, इसकी क्या है, +3 है। क्यों है भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी मैंने इससे पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर पाता है एज कम्पेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, कोवलेंसी +3 रहेगी। तो और अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बिस्मिथ की अगर हम माने, एंटीमनी बिस्मिथ ये मेटालॉइड है, ये मेटल्स है, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रहेगी, ना कि लेने की तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, कुछ हद तक फॉस्फोरस ले सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की ही टेंडेंसी है।
बाकी तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। यहाँ पर +5 होती है लेकिन ये +3 होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एंटीमनी एंड बिस्मथ शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट while other family members shows +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन और इसको अटेम्प्ट भी करेंगे। तो ये थे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के या कोई भी एलिमेंट है उसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह को करके। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या होता है भाई, अब देखो एग्जांपल से मैं बताती हूँ आपको। ये है नाइट्रस एसिड, ये है आपका नाइट्रिक एसिड, ये आपका हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन की। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता होगा, ऑब्वियस सी बात है। नहीं आता तो एक बार देख लेते हैं। इसकी +1 होती है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो नाइट्रोजन की x मान के हम कर लेते हैं। तो x क्या होगी +1, यहाँ पर क्या होगी -2 और 2 है तो -4 हो जाएगा =0। तो x क्या आ गया आपका, यहाँ पर -3 उधर जाएगा तो +3। तो ये x नाइट्रोजन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे तो ये +1 है और ये -2, ये -6 हो गया और क्या हो गया -5 उधर जाएंगे तो +5, यानी कि ये +5 होगी। निकाल लेना आप। ठीक है, नहीं आए तो आपको फिर से आगे चैप्टर्स में आएंगे तो मैं बता दूंगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन -2 है तो इसकी ऑब्वियस सी बात है +2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है +1 और -2 ही है। चेंज की हो रही है नाइट्रोजन की +3 से +5 जा रही है और +3 से लेके कहा जा रही है +2 में। तो इस तरह से वेराइज कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +3 से +5 में जा रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो +5 बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। ठीक है, अब यहाँ +3 से +2 जा रहा है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है गेन किया है मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर तो हो रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक का ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है आपका रिडक्शन। एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वही होती है जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। अब इसमें अब फास्फोरस में देखो यहाँ पे +1 -2 इसकी निकालेंगे तो +3, यहाँ हो जाएगी +x -6 =0। तो x क्या आ गया +3। तो फास्फोरस की +3 आ गई है। यहाँ पर देखेंगे तो +1 और -2 तो यहाँ पर कितनी आ गई +3 और -8 यानी कि +5। ठीक है, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जो है, अब यहाँ मुझे बताओ कि हाइड्रोजन तो है वो प्लस में होगा तो इसकी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आएगी माइनस में। तो यहाँ +1 होती है तो 3 हो गया तो +3 होगी, x =0 तो x क्या आएगा -3। ठीक है, तो देखो फास्फोरस जो है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है और माइनस भी कर रहा है। तो वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि फास्फोरस +3 से +5 में जा रहा है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ +3 से -3 में जा रहा है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने गेन किए हैं अभी बताना जरा। +3 0 तक आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन तो वो और -3 और आ गया चार्ज तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं रिडक्शन। ये नहीं कि यहाँ से आपको कुछ लगे कि आपने कितने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो +3 से पहले तो आ जाएगा 0 में, न्यूट्रल हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तब तो इस पे चार्ज आया 0 यानी न्यूट्रल हुआ। फिर -3 और आ गया यानी 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तभी तो वो जाके -3 होएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया फास्फोरस, यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो एक ही रिएक्शन में एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है। दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन।
तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, रिड्यूस भी होते हैं और ऑक्सीडाइज भी होते हैं। डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट उसके साथ जो है वो कौन सा है, ठीक है। उससे ज्यादा, अगर वो एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर उसके साथ होगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी किसी एलिमेंट की, ठीक है, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।